सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। प्रेम कुमार समेत 3 मंत्रियों को टिकट। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह जमुई से मैदान में। विपक्षी गठबंधन से अलग जेएमएम का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर की टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात आज। मंगलवार को क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए समन्वय बढ़ाने पर बनी सहमति। केंद्र ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के सभी उपाय शामिल। देश में सक्रिय मामलों के प्रतिशत में लगातार आ रही है कमी। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय क्लिनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया प्रशंसनीय प्रयास। कहा इस प्रोटोकॉल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोविड-19 से संघर्ष को और मजबूत करने पर जोर। और वन्यजीव सप्ताह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। कहा देश के विकास की जरूरतें सर्वोपरि, लेकिन वन्यजीव और जैव विविधता भी उतनी ही जरूरी। वन्यजीव संरक्षण को बताया भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण में आने वाली 27 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी ने नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल 3 मंत्रियों प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल और विजय कुमार सिन्हा पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को जमुई विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। रविवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को स्वीकृति दी गई। और इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। पटना में साझा प्रेस वार्ता के दौरान सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। प्रदेश के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जेडीयू और 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए के साथ आई है। जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से की 122 सीटों में से 7 सीटें हम पार्टी को देगी, जबकि मुकेश साहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी के साथ बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। ऐसे में तालमेल बैठने पर बीजेपी अपने हिस्से की 121 सीटों में से मुकेश साहनी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे अभी। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है और उनकी बिना अनुमति के एनडीए में न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है।
लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं। बिहार की 243 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान कराया जाना है। इनमें पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। वहीं दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव की प्रक्रिया 12 नवंबर तक पूरी की जाएगी। बिहार में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच बिहार में विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। जेएमएम ने झारखंड की सीमावर्ती बिहार की 7 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि आगे दूसरे और तीसरे चरण के लिए कुछ अन्य सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर शामिल होने वाले सभी 25 नेताओं को टिकट दिया है। इनमें से ज्यादातर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। बीजेपी ने तुलसीराम सिलावट को सांवेर से और इमरती देवी को डबरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। मलेहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को स्वीकृति दी गई। बीएसपी पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने तेलंगाना उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कल अपनी तीसरी सूची में 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने दूसरी सूची में बदनावर सीट से बनाए गए अपने उम्मीदवार अभिषेक सिंह टिंकू बाना का टिकट रद्द कर दिया है और उनके स्थान पर बदनावर से कमल पटेल को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों की घोषणा भी कांग्रेस कर चुकी है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ परामर्श के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया है। समिति बिल की जांच करेगी और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। लोकसभा में यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को पेश हुआ था। यह विधेयक देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं को विनियमित करेगा। वहीं संसद की कई अहम समितियों की आज बैठक होनी है। जिन समितियों की बैठक होनी है उनमें परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति और अधीनस्थ विधान पर समिति की बैठक भी शामिल है। जापान में क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने दक्षिण चीन सागर में सभी देशों के लिए बाधा रहित आवागमन, इस क्षेत्र में बसे देशों की संप्रभुता और अखंडता की जोरदार वकालत की है। बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे भी उठाए। क्वाड समूह में भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। टोक्यो में आयोजित क्वाड सम्मेलन के पहले दिन भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक व्यापार, शांति और कोविड-19 महामारी जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मसले को भी प्रमुखता से उठाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र मुक्त और आबादित होना चाहिए। कुछ ऐसे ही विचार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भी व्यक्त किए। As vibrant and pluralistic democracies with shared values, our nations have affirmed collectively the importance of maintaining a free, open and inclusive Indo-Pacific. We remain committed to upholding the rules-based international order underpinned by the rule of law, transparency,
freedom of navigation in international seas, and respect for territorial integrity and sovereignty, and peaceful resolution of disputes. This important step in the continuing evolution of the Quad signals our steadfast commitment that assists us as democracies to align ourselves in support of shared interests. सम्मेलन में हिंद प्रशांत के अलावा हिमालय क्षेत्र में चीन के दखल समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन का एक तरफा बर्ताव इस क्षेत्र में तनाव का कारण बन रहा है। I also look forward to renewing our resolve to protect our precious freedoms and the sovereignty of the diverse nations of the region. As partners in this Quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from the CCP's exploitation, corruption, and coercion. We've seen it in the South and East China Seas, the Mekong, the Himalayas, the Taiwan Strait. These are just a few examples. माइक पॉम्पियो ने कोविड-19 महामारी के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया। When we met now last year, the landscape was very different. We couldn't have imagined a pandemic that came from Wuhan. That crisis was made infinitely worse by the Chinese Communist Party's cover-up. The regime's authoritarian nature led its leaders to lock up and silence the very brave Chinese citizens who were raising the alarm. America stands with each of you as we work to achieve victory over this horrible pandemic and rebuild our economies together. बैठक में बेल्ट एंड रोड परियोजना की आड़ में चीन की शोषणकारी नीतियों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इसके साथ ही चारों देशों और दुनिया के दूसरे देशों के बीच कनेक्टिविटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, साइबर क्राइम और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे मुद्दों की तरफ सभा का ध्यान खींचा। क्वाड समूह के देशों ने स्वास्थ्य, स्थिरता और क्षेत्र की संपन्नता के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और क्वाड बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो आए देशों के विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग से भी बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज जापान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि इस दौरान अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा भी की गई। इससे पहले क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और बेरोक-टोक आवाजाही के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मुलाकात के दौरान कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी सहयोग पर सहमति हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करेंगे। कोविड-19 महामारी के बीच त्योहारी मौसम को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कार्यक्रमों के लिए बड़ी जगह की व्यवस्था, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के अलावा मूर्तियों और ग्रंथों को नहीं छूने जैसे उपाय भी शामिल हैं, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमण पर काबू पाया जा सके। मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही त्योहारों के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरों के अंदर ही त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही ऑर्केस्ट्रा को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर सभी के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। हर समय न्यूनतम 6 फीट की भौतिक दूरी का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते करीब 7 महीने से बंद देश भर के सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना काल में पिछले 7 महीनों से बंद सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है।
इसके मुताबिक सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। सुरक्षित दूरी का पालन करने के लिए हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी। फेस मास्क अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल के भीतर हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। टिकट बेचने के लिए अधिकतर काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खाने पीने का सामान पैक्ड ही मिलेगा और उसके लिए भी अधिक काउंटर खोले जाएंगे। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हॉल के भीतर एसी का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हवा के आने जाने का भी इंतजाम करना होगा। हर शो से पहले और मध्यांतर में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों से संबंधित 1 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होकर दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से विचार विमर्श कर ये एसओपी तैयार की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इनका सख्ती से पालन होगा और सिनेमा हॉल आने वाले लोग कोरोना से सुरक्षित रहते हुए फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए आयुष दवाओं का नया प्रोटोकॉल जारी किया। नए प्रोटोकॉल में कोविड-19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों और विशेष दवाओं के नामों की जानकारी भी दी गई, जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। आयुष मंत्रालय ने ICMR और CSIR के साथ मिलकर इन दिशा निर्देशों को बनाया है। इनमें सबसे प्रमुख आयुष 64 को कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। नई गाइडलाइन में पहली बार कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। क्लिनिकल स्टडी से यह साबित हुआ है कि अश्वगंधा, लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने, एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं, जिससे कोविड-19 से बचाव में मदद मिलती है। ये जो प्रोटोकॉल है, इसके औषधि है, ये स्टैंडर्ड जो एडवाइजरी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशनल है। मतलब इसको लेने के बाद यदि किसी ने औषधि ली और फिर अपना मास्क लगाना बंद कर दिया या सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया तो वो चलेगा नहीं। इट इज इन एडिशन, ये एडिशनल है। तो इसको लेने के बाद ऐसी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रशंसनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और कोविड-19 से संघर्ष को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। देश में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के 10 लाख से कम सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 84% से अधिक हो गई है। औसत दैनिक कोरोना वायरस की पॉजिटिव रेट में कमी आई है। नई रिकवरी रेट हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। वहीं एक सप्ताह में 80 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस जो हैं, यानी ऐसे लोग जो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन से 10 लाख से नीचे बनी हुई है। इसके बारे में विस्तार में हम आपको आगे बताएंगे। और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और 84% अभी वर्तमान में है। अब जो रिकवर्ड केसेस हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। देश में 8 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं
8 करोड़ 10 लाख से भी अधिक, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट की संख्या है। साथ ही अगर इस सप्ताह के टेस्ट्स की संख्या को देखें तो 80 लाख टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्य में 77% सक्रिय मामले हैं। इनमें भी 3 राज्यों में 50% केस हैं। उन्होंने कहा कि देश के 25 जिलों में कोरोना वायरस से संबंधित 48% मौतें हुई हैं। 25 जिलों में से 15 जिले महाराष्ट्र से हैं। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 77% एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इन 10 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, इन 3 राज्यों में देश भर के जो एक्टिव केस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 9,19,000 से कुछ अधिक, उस 9,19,000 का 50% 3 राज्यों में है। कुल कोविड की मृत्युओं का 48% मृत्यु केवल इन 25 जिलों में है। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोगकर्ताओं की संख्या 16 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया का ये सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इसके साथ ही दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतने ज्यादा डाउनलोड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के बारे में वेस्टास के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरिक एंडरसन के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वेस्टास के अध्यक्ष और सीईओ हेनरिक एंडरसन के साथ व्यवहारिक बातचीत में पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने में भारत के कुछ प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत की विकास जरूरतें तो सर्वोपरि हैं ही, लेकिन वन्यजीव और जैव विविधता भी उतनी ही जरूरी है। देश में 2 से 8 अक्टूबर तक हर साल मनाए जाने वाले वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण हमारे नैतिक मूल्यों में समाहित है और वो सदैव हमारी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के मजबूत और व्यापक नेटवर्क के साथ भारत के वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा की तरह दृढ़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर से सहयोग प्रदान करते हैं और वो बफर के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन एक परिधीय सहयोग देते हैं और राष्ट्रीय पार्कों और सेंचुरियों के चारों तरफ बफर जोन की तरह काम करते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कुछ ऐसे जोन को वन्यजीवों के स्थान की उपलब्धता बढ़ाने के नजरिए से अधिसूचित किया गया है। उन्होंने इस संबंध में एशियाटिक शेर और बाघ का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम जैव विविधता को समृद्ध बनाने के साथ साथ टिकाऊ विकास के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण घटाने के अपने प्रयासों के प्रति कृत संकल्प हैं। देश के श्रवण बाधित छात्रों के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध होंगी। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच इसे लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत एनसीईआरटी की हिंदी और अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों, हैंडबुक और अन्य पूरक सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। इस मौके पर मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले 6 साल में दिव्यांगजनों के उत्थान और कल्याण के लिए बेहतरीन काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। इसकी जानकारी बैठक के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 3 प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नामों को मंजूरी दी थी। इससे पहले आरबीआई की ये बैठक 29 और 30 सितंबर, साथ ही 1 अक्टूबर 3 दिन होनी थी। समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को आरबीआई ने स्थगित कर दिया था। कार्मिक मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गणपति की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS प्रमुख का पद खाली था। जम्मू कश्मीर के शोपिया के जैनापोरा इलाके में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अफगानिस्तान के शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला 5 दिवसीय यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ युद्धग्रस्त देश में महत्वपूर्ण शांति पहल पर वार्ता करेंगे। प्रभावशाली अफगान नेता की ये भारत यात्रा दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता के बीच हुई है। अफगान अधिकारियों ने कहा कि ये यात्रा एक क्षेत्रीय आम सहमति बनाने और अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन के प्रयासों का हिस्सा है। तालिबान और अफगान सरकार 19 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए पहली बार सीधी बातचीत कर रहे हैं। रसायन के क्षेत्र में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा आज की जाएगी। इससे पहले भौतिकी के क्षेत्र में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की कल घोषणा की गई। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरिस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रेया गीज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले रॉजर पेनरिस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। दूसरी तरफ हमारे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रेया गीज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व स्पीकर बलिराम भगत की आज जयंती है। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। उनका जन्म आज ही के दिन 1922 को पटना में हुआ था। उन्होंने पटना कॉलेज से स्नातक और फिर अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने केंद्र में कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।